जय श्री राम दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ नया करने के लिए आपके सामने आए हैं। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले आज मैं आपके लिए एक बात कहना चाहता हूं कि आज हम राजस्थान के इतिहास की बात करेंगे। दोस्तों, काफ़ी दिनों से हम हमारे चैनल पर इस चीज़ की डिमांड देख रहे हैं कि राजस्थान का इतिहास कब पढ़ाया जाएगा, तो आज से उसकी शुरुआत हो रही है। क्योंकि भारतीय इतिहास हमने काफ़ी कुछ देख लिया है, भारतीय राज व्यवस्था भी काफ़ी सारी देख ली है। उसके अलावा प्रतिदिन सुबह हम करंट अफेयर्स देख रहे हैं, उसके अलावा राजस्थान ज्योग्राफी अभी आपकी शुरू करवा दी है। तो ये काफ़ी सारी नई चीज़ें आपके सामने चैनल पर आ गई हैं। अब आपको ध्यान देना है कि आपका जो बड़े एग्जाम्स आने वाले हैं अब राजस्थान के, जिसमें कि आरपीएससी के कुछ एग्जाम्स होंगे, कुछ एग्जाम्स आपके आरएमएसएसबी के होंगे। तो उन दोनों ही एग्जाम्स में आपके राजस्थान का इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपका जो पटवारी का एग्जाम होता है उसमें भी राजस्थान का इतिहास काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक शिक्षक भर्ती के लिए स्पेशल एग्जाम होता है रीट का, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित होता है। उसमें भी कह रहे हैं कि राजस्थान के इतिहास यानी राजस्थान से संबंधित जो भी सामान्य जानकारी होगी वो स्पेशल आएगी उसके अंदर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरत है वो है आपके राजस्थान के इतिहास की। तो राजस्थान के इतिहास को हम कंटिन्यू अब पढ़ेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको रोज पढ़ना होगा, क्योंकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपसे राजस्थान के इतिहास की। ठीक है, अब राजस्थान के इतिहास की हम बात करते हैं तो हम बात कहां से करें? मतलब राजस्थान का इतिहास काफी बड़ा इतिहास है, तो हम उसकी बात कहां से करेंगे? तो हम राजस्थान के इतिहास की बात करेंगे राजस्थान की सभ्यताओं से। कहां से बात करेंगे? राजस्थान की सभ्यताओं से। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि राजस्थान में जो सभ्यताएं हैं ना, काफी प्राचीन है। क्यों प्राचीन है? क्योंकि आपने सुना होगा जो आपके गणेश्वर सभ्यता है, कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता। तो वहां से तांबे का उत्खनन होता था, और तांबे के उत्खनन से ही चीजें कहां पर पहुंचती थी? आपके सिंधु घाटी सभ्यता में। और सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार कहां से होता था? आपके मेसोपोटामिया, रोम, यूनान आदि सभ्यताओं से होता था आपके सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार। तो ऐसे क्या है कि हम एक राजस्थानी सभ्यता होने के साथ साथ पूरे वैश्विक परिदृश्य से जुड़ते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे हम राजस्थानी सभ्यता की। तो राजस्थानी सभ्यता में भी हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा स्थल है सभ्यताओं का, वो क्या है? आपका कालीबंगा। अब कालीबंगा जो क्षेत्र आपके सभ्यता स्थल है ना, देखिए काफी इंटरेस्टिंग है। पहले तो हम देख लेते हैं कि क्या बात करेंगे हम आज? राजस्थान की सभ्यताएं। क्या बात करेंगे दोस्तों? राजस्थान की सभ्यताएं। अब राजस्थान की सभ्यताओं में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं आपके कालीबंगा की। किसकी बात कर रहे हैं? कालीबंगा की। ठीक है, यहां पर हमने कालीबंगा की बात करना शुरू की। अब कालीबंगा की हम बात करते हैं तो कालीबंगा एक इतनी डायनेमिक है आपके सामने कि कालीबंगा कुछ देखिए, कालीबंगा की कुल 5 स्तरों पर क्या हुआ है? उत्खनन हुआ है, खुदाई हुई है। कितने स्तरों पर? माफ कीजिएगा दोस्तों, 5 स्तर पर। 5 स्तर पर क्या हुआ है? इसका उत्खनन हुआ है। अब इन 5 स्तरों में से जो पहला व दूसरा जो स्तर है, पहला और दूसरा जो स्तर है, ये क्या कह रहा है कि मैं तो कैसा हूं? आपके सिंधु सभ्यता से प्राचीन। मतलब जो आपकी सिंधु सभ्यता है, जिसका कि टाइम पीरियड अलग अलग विद्वानों ने 3000 से लेकर के 1500 तक का बताया, और उसका सामान्य टाइम पीरियड जो सर्वाधिक प्रमाणिक है वो क्या है? 2350 से 1750 ईसा पूर्व। तो ये कह रहा है आपसे कि इसके पहले और दूसरे स्तर के उत्खनन तो कैसे है? सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन है। जबकि तीसरा, चौथा व 5वां, जो ये इन 3 स्तरों का जो उत्खनन है ना, ये क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के क्या है? समकालीन है।
क्या है आपके समकालीन है। तो ये बात करी आपके कालीबंगा के बारे में। देखिए जब मैंने आपको सिंधु सभ्यता भी बताई थी तब आपको कालीबंगा के बारे में पढ़ाया था, लेकिन कालीबंगा का तो पहला और दूसरा जो स्थल है वो तो सिंधु से भी प्राचीन है, और तीसरा चौथा और पांचवा जो स्तर है वो क्या है, सिंधु के समकालीन है। अब हम बात करेंगे कि आपकी कालीबंगा जो है ना, तो कालीबंगा की खोज किसने की थी। तो कालीबंगा की खोज जो है क्या है दोस्तों, खोज किसने की, आपके अमलानंद घोष, A.K. घोष ने। इनका पूरा नाम क्या है, अमलानंद घोष। इन्होंने क्या है, इसकी खोज की। और खोज कब की दोस्तों, 1952 में। खोज कब की इसकी, 1952 में। देखिए फैक्ट है, ठीक है। अब एक फैक्ट है इसके बारे में कि इसका उत्खनन क्या है, उत्खनन। तो इसका उत्खनन किसने किया, तो इसका उत्खनन किया आपके बीबी लाल सर हो गए। एक कौन है आपके B.K. थापर सर, और एक कौन है M.D. खरे सर, M.D. खरे, और एक कौन है आपके B.K. थापर। इन तीनों ने क्या है, इसका उत्खनन किया। और उत्खनन भी कब किया, 1961 से 64 के बीच। आपके देखिए अब दो चीजें हमारे सामने आ गई हैं, एक क्या है खोज और एक क्या है उत्खनन। एक क्या है खोज, एक क्या है उत्खनन। एक व्यक्ति है अमलानंद घोष। तो अमलानंद घोष क्या है, उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग में क्या थे, एक इंजीनियर थे। तो ये गए कहां पर, प्राचीन, ये खोज रहे थे किसको, दृश्यद्वती और घग्गर सरस्वती नदी को। ये क्या है, दर्शद्वती और सरस्वती, जो प्राचीनतम नदी है। सरस्वती तो आपकी कहाँ है, घग्गर। सरस्वती का दूसरा नाम क्या है, घग्गर हाकरा। और ये आपके हनुमानगढ़ गंगानगर से होते हुए कहाँ तक फैल गई है, आपके हरियाणा तक। तो वहां पर ये क्या है, इसकी खोज कर रहे थे। खोज करते करते इन्हें एक जगह स्थान मिला, उसका नाम उस स्थान को इन्होंने क्या है खोजा। और खोजने के बाद कहा कि इसका हम क्या करेंगे, उत्खनन करने के लिए सरकारी परमिशन वगैरह। देखिए भारत उस समय सिर्फ क्या हुआ था, एक आजाद हुआ था। भारत क्या है 1952 के कुछ 5 साल पहले ही तो आजाद हुआ है, 1947 में। तो उसी समय भारत के पास इतने संसाधन नहीं थे। धीरे धीरे हमारे संसाधन डेवलप होते गए। तब 1961 से 64 के बीच बीबी लाल, M.D. खरे और B.K. थापर के निर्देशन में क्या है, इसका उत्खनन हो गया। अब आपकी कालीबंगा सभ्यता पता चली। ये उत्खनन कराने के बाद क्या है, आपकी कालीबंगा सभ्यता पता चली। इसका कितने 5 स्तरों पर उत्खनन करवाया। पहला और दूसरा सिंधु से प्राचीन निकला, और तीसरा चौथा और पांचवा सिंधु के समकालीन निकला। अब ये जो आपका कालीबंगा है, तो कालीबंगा कहां पर है आपका, दृश्यद्वती व सरस्वती नदी घाटी में क्या है, स्थित है। नदी घाटी का क्षेत्र। और ये सरस्वती को क्या कहते हैं वर्तमान में, घग्गर हाकरा। क्या कहते हैं, घग्गर हाकरा। इसका क्या है, ये क्षेत्र था आपका कालीबंगा। किसमें, दृश्यद्वती और सरस्वती नदी घाटी के क्षेत्र में। वहां पे क्या है, आपको कालीबंगा सभ्यता मिली है। क्या मिली है दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता। इसकी खोज आपके अमलानंद घोष ने, और उत्खनन किसने करवाया, बीबी लाल, M.D. खरे और B.K. थापर साहब ने। कब करवाया, 1961 से 64 के बीच। तो ये आपके कालीबंगा का एक छोटा सा मैंने परिचय आपको दे दिया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है आपकी कालीबंगा सभ्यता की। तो आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि आपके इस कालीबंगा सभ्यता की विशेषता क्या है। देखिए कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है, तो इसमें विशेषताएं भी कैसी मिलेंगी हमको, सिंधु घाटी सभ्यता जैसी ही विशेषता मिलेंगी। और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता क्या थी, तो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसकी विशेषता। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, विशेषता। अब सिंधु घाटी सभ्यता की जो इंपॉर्टेंट विशेषता है, सबसे प्रभावशाली विशेषता है, जिसके कारण वो पूरी दुनिया में सबसे अलग है, वो क्या है, वो है आपके सिंधु घाटी सभ्यता की जो इंपॉर्टेंट विशेषता है, वो है इसका नगर नियोजन। क्या है दोस्तों, नगर नियोजन।
नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो क्या थे? सुव्यवस्थित और नियोजित थे। इसी प्रकार आपके कालीबंगा में भी क्या है? नगर नियोजित है। कैसे है? नगर नियोजित है। इसके अलावा दूसरी जो चीज है वो इसमें क्या है? वो है आपकी समकोण पर काटती हुई सड़कें मिली हैं। क्या मिली हमें? समकोण पर काटती हुई सड़कें। अब समकोण पर अगर काटने वाली सड़कों को अगर आप ऐसे नहीं समझते हैं तो आप चले जाइए कहां? अपने जयपुर। और जयपुर में आप जाके देखेंगे कि हर सड़क किसी ना किसी चौराहे पर मिलती है। तो समकोण पर काटती सड़कें, और इन सड़कों की जो चौड़ाई है, देखिए अब अगर हम केवल सिंधु सभ्यता पढ़ रहे होते शायद हमें जरूरत नहीं थी फैक्ट पढ़ने की, लेकिन अब हम राजस्थान के संदर्भ में कालीबंगा सभ्यता पढ़ रहे हैं तो हमें देखना होगा कि इन सड़कों की चौड़ाई क्या है। तो 5 से 5.5 मीटर क्या है? ये चौड़ी है सड़कें। कैसी हैं? 5 से 5.5 मीटर चौड़ी सड़कें हैं। ठीक है। अब इसमें नगर नियोजन में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सड़क के किनारे नाली। सड़क के किनारे क्या है? नाली है। बताया जाता है ना कि सिंधु सभ्यता का ड्रेनेज सिस्टम तत्कालीन विश्व में सर्वाधिक प्रभावशाली था। क्या था? तत्कालीन विश्व में सर्वाधिक प्रभावशाली था। ये आपका मकान है। अब इस मकान पे क्या है? ये इधर से इसके सड़क जारी है, तो इस सड़क के दोनों साइड क्या है? नालियां बना रखी है। तो इन मकानों का गंदा पानी, एक मकान इधर हो गया, एक मकान इधर हो गया, तो गंदा पानी क्या है? इन नालियों के माध्यम से किसी एक पोखर में, कुएं में, तालाब में जो गंदे पानी का होगा उसमें जाके क्या है? मिल जाएगा। तो गंदा पानी भी एक जगह इकट्ठा होगा, उसे ढक दिया जाता था। और ठीक है, तो उससे क्या होता है कि एक तरीके का हार्वेस्टिंग प्लांट वो बन जाता था। इससे क्या है कि जो पानी है वो रिचार्ज होकर के जो भूजल स्तर है वो बढ़ता रहेगा। देखिए टेक्नोलॉजी आपको कहती है आजकल क्या है? टेक्नोलॉजी कहती भी है कि आप क्या कीजिए? रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाइए। अरे हार्वेस्टिंग प्लांट के बारे में तो हमें बहुत पहले से बता दिया गया था हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के समय। और कालीबंगा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता तो क्या है? एक दूसरे के समकालीन है। तो इसी में हमें बता दिया गया कि हमें क्या चाहिए? एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चाहिए। तो दोस्तों आप जो ये आज जो पढ़ रहे हो ना, आप सोचते हो कि टेक्नोलॉजी अब डेवलप्ड हुई है। नहीं दोस्तों, ये आप गलत सोच रहे हैं। टेक्नोलॉजी पहले से ही क्या है? बहुत ज्यादा एडवांस थी। किसी समय एडवांस थी, बीच में हम भारतीय कुछ गलत लोगों के संपर्क में आने के कारण क्या हो गए? कूपमंडूक हो गए। अपने ही ज्ञान को हम भूल गए, विस्मृत कर गए। लेकिन अब हमारा ज्ञान हमें याद दिला रहा है। जैसे हम प्राचीन भारत की ओर दौड़ते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि हम तो बहुत ही ज्यादा एडवांस हुआ करते थे। जब दुनिया में धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग होता था ना दोस्तों, तब हिंदुस्तान में भट्टे में पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था। तो आप समझ जाइए खुद कि हम टेक्नोलॉजी के मामले में शुरू से ही कितने एडवांस रहे हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हमारी कालीबंगा सभ्यता की। तो कालीबंगा सभ्यता की अगली विशेषता है कि यहां पर जो मकान है, मकान में क्या है? ईंटों का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है? ईंटों का प्रयोग हुआ है। मकान में किसका प्रयोग हुआ है? आपके ईंटों का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि यहां से क्या मिला है? आपके लाल मृदभांड। क्या मिले हैं? लाल मृदभांड। मतलब आपके जो रेड एंड ब्लैक मृदभांड हैं वो कहां से मिले हैं? आपके कालीबंगा सभ्यता से। सॉरी, रेड एंड ब्लैक नहीं, ये क्या है? आपके रेड मृदभांड है, जिन पर क्या है? काली शाही यानी काले रंग से क्या है? चित्रांकन किया गया है। देखिए ये आपका मान लीजिए एक मृदभांड है। मेरे पास अभी ब्लैक की पेन है, ब्लैक में समझा रहा हूं आपको कि ये एक मृदभांड है और इस मृदभांड पर क्या है? आप मान लीजिए ये क्या है? इस पर एक चित्रकारी कर दी है। तो ये चित्रकारी कौन से कलर से हो रही है? ब्लैक कलर से हो रही है। कौन से हो रही है दोस्तों? ब्लैक कलर से। तो रेड पर ब्लैक यानी ब्लैक ऑन रेड। क्या है? ब्लैक ऑन रेड। तो लाल मृदभांड पर काली और सफेद रेखा, काली व सफेद रेखा, ये कहां की विशेषता है? आपके कालीबंगा की। अब काली और सफेद रेखा से क्या हो रहा है? चित्रांकन हो रहा है। चित्रांकन भी किसका हो रहा है? आपके फूल पत्ती
फूल पत्ती। इसके अलावा हो रहा है आपके मछली, और इसके अलावा हो रहे हैं आपके कछुआ, फूल पत्ती मछली कछुआ और बतख हिरण। इनकी क्या हो रही है आपके, बतख हिरण, इन सब की क्या हो रही है आपके, चित्रकारी हो रही है। क्या हो रही है दोस्तों, चित्रकारी। मकानों में क्या हुआ, ईंटों का प्रयोग। जो आप आजकल मकान बनाते हो ये लोग पहले से वैसे ही बनाते आ रहे थे। इसके अलावा है आपके, इनके क्या मिला है, पशु पक्षी के स्वरूप वाले खिलौने, पशु पक्षी के स्वरूप वाले खिलौने। आप आजकल भी बच्चों को मेलों में से प्लास्टिक के खिलौने दिला के लाते हो ना, कोई शेर जैसा होता है, कोई चिड़िया, कोई तोता, तो ऐसे ही ये क्या है, मिट्टी के खिलौने बनाते थे, पशु पक्षी के स्वरूप वाले खिलौने। इसके अलावा इनके पास क्या मिली है, तो आप इसको एक बार ऊपर लिखिए, है ना। इसके अलावा क्या मिली है दोस्तों, दोबारा ही लिखता हूं मैं इसको, पशु पक्षी के स्वरूप वाले खिलौने, खिलौने, ठीक है। पशु पक्षी के स्वरूप वाले खिलौने हो गए, मिट्टी की मोहरें हो गई, मिट्टी की मोहरें, और मिट्टी की मोहरों के अलावा हो गए आपके चूड़ियां, क्योंकि कालीबंगा में तो कैसी चूड़ियां हैं, काले रंग की चूड़ियां ही मिली हैं, और वो भी कैसी, कांच की चूड़ियां। कैसी मिली हैं, कांच की चूड़ियां, मिट्टी की मुहरें, चूड़ियां, चूड़ियों के अलावा आपको कांच के मनके, कांच के क्या मिले हैं, मनके। क्या मिले हैं दोस्तों, मनके। और आपको अगर याद आ रहा होगा तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमने देखा था कि मनके बनाने का कारखाना कौन सा था, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध औद्योगिक नगर भी जिसको कहा गया है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप उसका आंसर देंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो औद्योगिक नगर था, जो मनके बनाने का कारखाना था, वो कहां था। ठीक है दोस्तों, तो कांच के क्या हो गए, मनके हो गए। तांबे की क्या है, चूड़ियां हैं, तांबे की चूड़ियां व औजार, चूड़ियां व औजार तांबे के ही तो थे उस समय, लोहे का तो नामो निशान ही नहीं था। और साथ में क्या है इसमें, तोल के बाट, बाट भी किसके थे पहले, तांबे के ही हुआ करते थे। तो ये क्या हो गई आपके कालीबंगा सभ्यता की कुछ विशेषताएं। क्या हो गई, कालीबंगा सभ्यता की कुछ विशेषताएं। अब देखते हैं हम कि कालीबंगा से हमें किन किन चीजों के क्या मिले हैं, साक्ष्य। क्या मिले हैं, कालीबंगा से हमें साक्ष्य मिले हैं। तो मैंने बताया था ना आपको, जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हमें। कालीबंगा से हमें चावल की भूसी मिली है। क्या मिली है, चावल की भूसी, ठीक है। और ये भी क्या है, दो फसलें, खेत भी कैसे थे, दो फसल, यानी दो बार क्या होते थे, जुताई होती थी इसकी। चावल की भूसी मिली है हमें कालीबंगा से। इसके अलावा हमें क्या मिला है, भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य। कैसे हैं दोस्तों, प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कि कालीबंगा में क्या हुआ था, सबसे पहले क्या आया था, भूकंप आया था। और इसके अलावा हमें क्या मिला है कालीबंगा से, यज्ञ की वेदिकाएं। क्या मिली हैं दोस्तों, यज्ञ वेदिकाएं। मतलब कालीबंगा में क्या होता था, यज्ञ होता था। क्या होता था, यज्ञ होता था। मतलब अनुष्ठानों का क्या मिलता है हमें, पूर्ण रूप से विवरण या साक्ष्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों हमने देखी हमारी कालीबंगा सभ्यता। मैंने आपको बताया इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1952 में की, और बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, इन तीनों के निर्देशन में 1961 से 64 के बीच क्या हुआ, इसका उत्खनन हुआ। दो क्वेश्चन तो आपको ये हो गए। एक इसमें से देखिए हमेशा पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन की कालीबंगा से कौन से साक्ष्य मिले, तो ये चारों इंपॉर्टेंट साक्ष्य हैं। इसके अलावा आपको जो मिला है कि कौन से मृदभांड, तो आपके लाल मृदभांडों पर काले और सफेद उससे क्या हो रही है, रेखाओं से चित्रकारी हो रही है। तो ये सब आपके क्या हैं, कालीबंगा से बनने वाले क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों आप लीजिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम बात करेंगे कालीबंगा के बाद भीनमाल की सभ्यता की।
हाँ तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम कालीबंगा के बाद आपके भीनमाल की सभ्यता की। किसकी बात करेंगे? भीनमाल की सभ्यता। और भीनमाल कहाँ पे है? भीनमाल है आपका जालोर में। इसका उत्खनन आपके आर.सी. अग्रवाल साहब ने करवाया था 53-54 में। 53 मतलब 1953। इतिहास है इसका, मतलब ये नहीं है कि 53 ईसा पूर्व, ये इनका समय हो सकता है लेकिन उत्खनन का नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं आपके भीनमाल सभ्यता की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? भीनमाल सभ्यता की। अब भीनमाल जो है, तो भीनमाल कहाँ पे है? आपके जालोर में। कहाँ पे है? जालोर में है आपका भीनमाल। इसका प्राचीनतम जो नाम था ना भीनमाल का प्राचीनतम नाम क्या था? श्रीमाल। क्या था? श्रीमाल। यह आप सबको पता होगा कि भीनमाल का प्राचीनतम नाम क्या है? श्रीमाल। अब आपके भीनमाल की जो सभ्यता है, तो इसकी खोज कौन करता है? वो करते हैं आपके आर.सी. अग्रवाल। आर.सी. अग्रवाल साहब कब करते हैं? 53-54 में। 1953 से 54 में क्या करते हैं? इसका खोज नहीं करते दोस्तों, उत्खनन करते हैं। क्या करते हैं? उत्खनन। भीनमाल की सभ्यता का क्या होता है? 53-54 में उत्खनन होता है। अब इस उत्खनन से देखिए हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं क्या मिलती हैं? वस्तुएं। इन वस्तुओं में है एक इंपॉर्टेंट चीज, वो है यूनानी दुहत्थी। क्या है? यूनानी दुहत्थी। मतलब एक क्या है, ऐसे मिलते हैं, एक ऐसी चीज मिली है जिसके क्या है? 2 हत्थे हैं। और वो कैसी है? यूनान में मिलने वाले उस दुहत्थी जैसी, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? यूनानी दुहत्थी। एक क्या मिला है हमें? रोमन एम्फोरा। क्या मिला है दोस्तों? रोमन एम्फोरा। ये जो रोमन एम्फोरा क्या होता है? एम्फोरा होता है दोस्तों आपके सुरापात्र। सुरापात्र समझते हैं ना, जिससे शराब पी जाती है, सुरा पी जाती है। रोमन एम्फोरा। ये 2 वस्तुएं कहां से मिली हैं? आपके जालोर से। कहां से मिली हैं? जालोर। और जालोर में भी क्या आपकी भीनमाल सभ्यता से मिली है। कहां से मिली है दोस्तों? भीनमाल की सभ्यता से। अब इसके बारे में हमें 1-2 इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने होते हैं कि ये भीनमाल सभ्यता कैसे प्रसिद्ध है। तो भीनमाल जो है ना, ये भीनमाल क्या है? आपके महाकवि माघ। क्या है? महाकवि माघ। और माघ ने क्या लिखा था? आपके शिशुपाल वध। महाकवि माघ की कार्यशैली है, सॉरी कार्य क्षेत्र है। महाकवि माघ का कार्य क्षेत्र क्या है दोस्तों? कार्य क्षेत्र है। और ये जो माघ है ना आपके, इन्होंने क्या लिखा था? तो इन्होंने लिखा था दोस्तों, एक ग्रंथ है इनका, नाम है उसका शिशुपाल वध। क्या है? शिशुपाल वध। महाकवि माघ का कार्य क्षेत्र भीनमाल। एक भीनमाल की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे आपके ब्रह्मगुप्त। क्या है? ब्रह्मगुप्त कब के हैं? आपके गुप्त काल के। जिन्होंने क्या लिखा था? आपके ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। क्या लिखा था दोस्तों? ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। थ्योरी दी थी इन्होंने अपनी, एक ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की, ब्रह्मगुप्त ने। उनका क्या है ये? उनका है ये जन्म स्थान, ब्रह्मगुप्त का जन्म स्थान। क्या है दोस्तों? जन्म स्थान है ब्रह्मगुप्त का। इसके अलावा भीनमाल के बारे में एक और फैक्ट कि चीनी यात्री, वैसे तो दोस्तों सभी चाइना का बाइकआउट कर रहे हैं, पर इनका नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है और ये पहले आए थे, तब चाइना बाइकआउट करने की चीज नहीं था। चीनी यात्री, क्या नाम है इनका? ह्वेनसांग। और ह्वेनसांग की किताब का नाम क्या है? आपके सीयूकी। क्या है? सीयूकी। तो ह्वेनसांग ने क्या किया था? भीनमाल की यात्रा की थी। क्या की थी? भीनमाल की यात्रा। कब आया था ह्वेनसांग? पढ़ाया था ना आपको, हर्षवर्धन के समय आया था ह्वेनसांग। कब आया था? हर्षवर्धन के समय। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग, सीयूकी का लेखक, उसने क्या की थी? भीनमाल की यात्रा की थी दोस्तों। तो ये हो गई आपकी भीनमाल की सभ्यता।
अब बात करेंगे हम इससे आगे गिलूंड की सभ्यता की। किसकी बात करेंगे? गिलूंड की सभ्यता। तो दोस्तों बात करते हैं हम गिलूंड की सभ्यता। इसका जो उत्खनन है गिलूंड का, वो किसने करवाया? वो आपके बीबी लाल ने करवाया। किसने करवाया? बीबी लाल ने। गिलूंड उत्खनन बीबी लाल। उत्खनन किसने करवाया? बीबी लाल ने। किसने करवाया दोस्तों? बीबी लाल ने। कब करवाया? 1957 टू 58। मतलब बीबी लाल साहब के क्या है निर्देशन में क्या हुआ था? इसका उत्खनन हुआ था। और 1998, देखिए इसके बारे में एक और फैक्ट है कि 1998 से 2003 के बीच इन 5 सालों में भी इसमें दोबारा से उत्खनन हुआ। क्या है? पुनरुत्खनन हुआ। और किसमें हुआ? कि आपके जो पूना है आपका, वहां के डॉक्टर VS शिंदे, पूना के मध्य पूना के डॉक्टर VS शिंदे, डॉक्टर VS शिंदे, पूना के क्या है? डॉक्टर VS शिंदे एवं पेंसिल्वेनिया, एक विदेशी विश्वविद्यालय है पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, और ये कहां पे है? ये है आपके अमेरिका में। कहां पे है? USA में। के प्रोफेसर ग्रेगरी पोशाल, के प्रोफेसर, क्या नाम है उनका? ग्रेगरी पोशाल। क्या नाम है दोस्तों? ग्रेगरी पोशाल। इनके क्या है निर्देशन में उत्खनन हुआ। इनके निर्देशन में क्या हुआ? उत्खनन हुआ। दोबारा उत्खनन हुआ। इसका निर्देशन में पुनः उत्खनन हुआ। किसका हुआ? आपके गिलूंड का। अब आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी बात लिखवाने की क्या जरूरत है? तो ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रेगरी पोशाल, प्रोफेसर ग्रेगरी पोशाल का संबंध किस सभ्यता से है? अब बताइए आप किससे होगा? तो संबंध हो जाएगा आपके गिलूंड सभ्यता से। या फिर ये पूछ सकते थे प्रोफेसर ग्रेगरी पोशाल का संबंध कहां से है? तो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी USA, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इसमें आपके इन पूना के डॉक्टर VS शिंदे से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ग्रेगरी पोशाल का। किसका बनता है? ग्रेगरी पोशाल का। अब बात करते हैं कि यहां से हमें क्या क्या साक्ष्य मिला है। तो क्या क्या साक्ष्य मिला है? एक तो अनाज भरने की कोठी मिली है। क्या मिला है? अनाज भरने की कोठी एवं चूल्हा। चूल्हे के भी क्या मिले हैं? यहां से साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा हमें क्या मिला है? मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने मिले हैं। मिट्टी के खिलौने मिले हैं। और खिलौनों की आकृति कैसी है? हाथी की, ऊंट की। कैसी है दोस्तों? हाथी की है, ऊंट की है आकृति। इसके अलावा कुत्ते की भी है आकृति। कुत्ते, इन तीनों की क्या है? आकृति मिली है। इसके अलावा आपको पत्थर की गोलियां, ऐसे गोल गोल मोटी मोटी क्या है? जैसे कांच की गोलियां होती है ना, कंचे खेलते हो आप, वैसी क्या है? पत्थर की क्या मिली है? गोलियां मिली हैं। हाथी दांत की क्या मिली है? चूड़ियां मिली हैं। हाथी दांत की चूड़ियां। इसके अलावा गेहूं मिला है यहां से, और ताम्र अस्त्र मिला है। ताम्र अस्त्र मतलब तांबे के अस्त्र मिले हैं। कहां से मिले हैं? आपके गिलूंड से। गिलूंड से इंपॉर्टेंट क्या है? ये है चूल्हा मिला है एक तो गिलूंड से, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे आपको खास ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। ये 3 चीजें आप याद रखेंगे। ग्रेगरी पोशाल, बीबी लाल साहब को तो याद रखना ही है, और साथ में ये चूल्हे के साक्ष्य। तो लीजिए दोस्तों एक स्क्रीनशॉट। अब बात करेंगे दोस्तों हम गिलूंड के बाद आपके किसकी? गणेश्वर की। किसकी बात करेंगे?
गए पे हमने गिलूण सभ्यता की बात कर ली। अब उसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए गणेश्वर सभ्यता की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता की। और गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसने करवाया था? आपके वही आरसी अग्रवाल साहब ने, जिन्होंने किसका उत्खनन करवाया था? भीनमाल का। किसका करवाया था? भीनमाल का। तो हमें बात करेंगे अब गणेश्वर की। गणेश्वर उत्खनन आरसी अग्रवाल। उत्खनन किसने करवाया? आरसी अग्रवाल ने। ठीक है दोस्तों, गणेश्वर का उत्खनन किसने करवा दिया? आरसी अग्रवाल ने। अब गणेश्वर जो सभ्यता है ना, इसको सबसे पहले क्या कहेंगे हम? ताम्र सभ्यताओं की जननी। ताम्र सभ्यताओं की जननी। हम इसको ताम्र सभ्यताओं की जननी क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, इन दोनों जगहों पर क्या जाता था यहां से? तांबा। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को तांबे का निर्यात, किसका निर्यात करते थे? तांबे का निर्यात। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। अब ये जो आपकी हड़प्पा है, सॉरी गणेश्वर है, तो गणेश्वर कहां पे है? कातली नदी। कहां पे है दोस्तों? कांतली नदी पर। और कांतली नदी कहां पे है? आपके सीकर में। कहां पे है? मतलब इस सभ्यता की खोज कहां की गई है? कातली नदी, सीकर। और सीकर में भी अगर आपको एग्जैक्ट जगह बतानी है तो एग्जैक्ट जगह क्या है? नीम का थाना तहसील। क्या है दोस्तों? नीम का थाना तहसील। ठीक है, अब ये हो गया आपका गणेश्वर के बारे में कि गणेश्वर को क्या है? ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। अब यहाँ के जो साक्ष्य, आपको गणेश्वर से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? तो सबसे पहले तो यहाँ से क्या मिला है? ताम्र आयुध मिले हैं। आयुध समझते हैं ना आप? आयुध मतलब जिनका उपयोग हम युद्ध में करते हैं, वो अस्त्र और शस्त्र। तो गणेश्वर से किसके मिले हैं? आपके ताम्र आयुध मिले हैं। इसके अलावा काले व नीले रंग से अलंकृत मृदभांड। अलंकृत क्या मिले हैं आपको? मृदभांड। कहां से मिले हैं ये मृदभांड? ये मिले हैं आपको, साक्ष्य क्या है इसके? ताम्र आयुध, काले व नीले रंग से अलंकृत मृदभांड कहां से मिले हैं? गणेश्वर से मिले हैं। इसके अलावा एक क्या है इसका? बाढ़ से बचने के लिए यहां पर क्या बनाया था? पत्थर का बांध। बाढ़ से बचने के लिए पत्थर का बांध। पत्थर का बांध। तो ये क्या है आपके? बाढ़ से बचने के लिए पत्थर का बांध। बात हो गई आपके गणेश्वर की। गणेश्वर देखिए, गणेश्वर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? आरसी अग्रवाल, इन्होंने क्या करवाया? गणेश्वर का उत्खनन करवाया। गणेश्वर को क्या कहते हैं? ताम्र सभ्यताओं की जननी। ये इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या होता था? तांबे का निर्यात किया जाता था। कहां से? गणेश्वर से। गणेश्वर कहां पे है? कातली नदी। कातली नदी कहां पे है? सीकर में। और सीकर में भी एग्जैक्ट जगह बतानी हो तो कहां पे है? नीम का थाना तहसील में। अब साक्ष्य क्या मिले हैं? साक्ष्य एक तो ताम्र आयुध, हमेशा गणेश्वर में हो सकता है पूछे भी ना, क्यों? क्योंकि हमें बहुत अच्छे से याद हो चुका है कि गणेश्वर क्या है? ताम्र, तांबे से ही संबंधित है। ताम्र आयुध अगर पूछा जाएगा तो हम बिना सोचे समझे गणेश्वर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है बाढ़ से बचने के लिए किसका बांध बनाया है? यहाँ पे पत्थर का बांध। किसका बनाया है? पत्थर का बांध बनाया है। तो ये हो गई आपके गणेश्वर की बात। गणेश्वर के बाद अब मैं बात कर लेता हूं आपसे ईसवाल उदयपुर की। किसकी बात कर लेता हूं दोस्तों? ईसवाल उदयपुर की। अब ईसवाल जो था ना, वो अपने राजस्थान का क्या था? एक औद्योगिक नगरी था। क्या था? औद्योगिक नगरी। वैसे राजस्थान की औद्योगिक नगरी तो किसको कहते हैं? रेड को कहते हैं ना, राजस्थान का टाटानगर। तो अभी बात करते हैं हम ईसवाल की। किसकी बात कर रहे हैं? ईसवाल। अब ईसवाल कहां पे है? तो ईसवाल आपका उदयपुर में। तो उदयपुर की क्या है? ये प्राचीन औद्योगिक बस्ती है। उदयपुर की एक प्राचीन औद्योगिक बस्ती है। देखिए, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको लिखवा रहा हूं। औद्योगिक क्या है? ये
बस्ती है आपके ईश्वर उदयपुर की। ठीक है, अब यहां पे क्या है, लगभग 500 बीसी के आसपास का, 500 बीसी के आसपास का लोहा गलाने का क्या मिला है, का लोहा गलाने का कारखाना। लोहा, क्योंकि लोहा कब मिल गया था, 1000 बीसी के आसपास मिल गया था, तो 500 बीसी के आसपास का क्या है, लोहा गलाने का कारखाना मिला है। क्या मिला है दोस्तों, कारखाना मिला है, कब का, 500 बीसी का। अब ये जो है ये किस समय के हो सकते हैं, तो ये लगाया जा रहा है कि ये मौर्य, शुंग, कुषाण, देखिए इनके बारे में ऐसे अंदाजा लग रहा है बस, ठीक है, कि ये मौर्य, शुंग, कुषाण आदि में लोहे गलाने का यहाँ पे क्या होता था, मौर्य, शुंग, कुषाण काल में लोहे गलाने का कार्य, लोहा गलाने का कार्य, गलाने का कार्य यहाँ पे होता था, ऐसा यहाँ का मानना है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या मिला है, अब लोहे गलाने का कैसे हमें पता चलता है, इसके साक्ष्य क्या हैं, लोहे गलाने के साक्ष्य, तो साक्ष्य क्या मिले हमें, लोहेमल, मतलब जो लोहे गलाने के बाद जो लोहे की गंदगी बचती है ना, वो क्या कहता है, लोहेमल। फिर क्या मिला है हमें यहाँ पे, लोहा अयस्क, क्या मिला है, लोहा अयस्क मिला है। और क्या मिला है, मिट्टी में प्रयुक्त होने वाले पाइप, लोहे के पाइप जो क्या है, मिट्टी में प्रयुक्त होने वाले लोहे के पाइप, होने वाले पाइप। तो ये क्या है हमारे सामने आपके उदयपुर की ईसवाल की जानकारी, आप लें एक स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद हम बात करेंगे आपके बैराट सभ्यता की। किसकी बात करेंगे, बैराट सभ्यता की। बैराट का आपको ये पता होगा कि बैराट का जो विवरण है वो हमें महाभारत में भी मिलता है, और इसका नाम क्या था, विराट नगर। क्या नाम था दोस्तों, विराट नगर। तो हम बैराट सभ्यता की बात कर लेते हैं कि बैराट का उत्खनन पहले दयाराम साहनी साहब ने किया 1937 में, उसके बाद आपके नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ने किया। वो कब किया, 1962-63 में। तो अब बात कर लेते हैं बैराट सभ्यता की। किसकी, बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता, अब मैं उत्खनन नहीं लिखूंगा यहाँ पे, सीधा ही लिखूंगा आपके कि किसने किया, दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी दयाराम साहनी कब किया, 1937 में पहला। और दूसरा उत्खनन किसने किया, नील रतन बनर्जी व कैलाश नाथ दीक्षित। प्लस में क्या है हमारे, कैलाश नाथ दीक्षित। और नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ने कब किया, 1962-63 में किया। तो ये तो हो गई आपके बैराट सभ्यता की बात। अब बैराट सभ्यता में हमें क्या क्या मिला है, तो बीजक डूंगरी, महादेव डूंगरी और भीम की डूंगरी, 3 मिले ना, बीजक डूंगरी, भीम की डूंगरी और महादेव की डूंगरी, और एक भूमली डूंगरी। क्या मिली है, भूमली डूंगरी। तो बीजक पहाड़ी, बीजक क्या है, पहाड़ी है। भोमली डूंगरी, भोमली डूंगरी और महादेव डूंगरी, महादेव डूंगरी। इन जगहों से क्या मिले हैं हमको, सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। और ये बैराट सभ्यता है, ये कैसी है, कुछ हद तक ये यहां से हमें क्या है, मौर्य सभ्यता के भी प्रमाण मिले हैं। बैराट से हमें क्या मिला है, मौर्य सभ्यता के प्रमाण मिले। बीजक पहाड़ी पर एक मौर्य काल का बौद्ध स्थल भी हमें मिला है दोस्तों। तो क्या मिला है हमें, बीजक पहाड़ी से मौर्य काल के बौद्ध स्थल के भी क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। और भोमली डूंगरी और महादेव डूंगरी से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के समय के भी प्रमाण मिले हैं। तो ये कौन कौन से समय की हैं, सिंधु
समय और प्लस सिंधु से सिंधु घाटी सभ्यता और मौर्य काल, इन दोनों की ही सभ्यताओं के क्या मिले हैं यहां से, इन तीनों क्षेत्रों से प्रमाण मिले हैं हमें। इसके अलावा हमें क्या मिले हैं यहां से, चांदी के 8 पंचमार्क सिक्के, 8 क्या मिले हमें, पंचमार्क सिक्के मिले हैं। चांदी के क्या मिले हैं हमें, पूरे 8 पंचमार्क सिक्के मिले हैं। और इंडो ग्रीक शासकों की, जो आपके हिंद यूनानी शासक थे, इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी शासक, हिंद यूनानी शासक, इनका क्या मिली है हमें, 28 मुद्राएं मिली है इनकी। जो आपके कुषाण वंश के शासक थे, जैसे आपका मीनांडर हुआ, भीम कड़फिसिस हुआ, कुज कड़फिसिस हुआ, कुजुल कड़फिसिस हुआ, इन सब के इनके क्या है हमें कुल क्या मिली है, 28 मुद्राएं, जो हिंद यूनानी शासक थे, इंडो ग्रीक शासक थे। अब बात कर रहे हैं हम इसके बाद कि हमें ऐसे क्या मिले हैं, मिट्टी के कुछ बर्तन मिले हैं। तो हमें क्या मिले हैं, मिट्टी के बने पूजा पात्र, मिट्टी के बने क्या मिले हैं हमें, पूजा पात्र मिले हैं। पहले क्या थे, जैसे आज आप पूजा की थालियां या पूजा का वो एक सामान रखने का देखते हो ना, तो वो सब पहले काई के बनते थे, आपके मिट्टी के बनते थे। उसके अलावा हमें क्या मिला है, थालियां मिली हैं। क्या मिली हैं दोस्तों, थालियां। और थालियां, जिन थालियों में आप भोजन करते हो ना, कोई कांसे की बनी होती है, कोई चांदी की, कोई तांबे की, कोई स्टील की, लोहे की, वैसी क्या थी, पहले मिट्टी की थालियां मिलती थी। क्या मिलती थी दोस्तों, थालियां, मिट्टी की थालियां, लोटे, सिक्के, मिट्टी की थालियां, लोटे, सिक्के, सॉरी सिक्के नहीं, मिट्टी के सिक्के नहीं होते, मिट्टी के मटके। क्या हैं, मटके। मिट्टी के क्या मिले हमें, मटके मिले हैं। मिट्टी के बने पूजा पात्र, थालियां, मटके। इसके अलावा खप्पर, कुपिया, ये सब पानी भरने की चीजें हैं, कुपिया वगैरह। इसके अलावा घड़े, मिट्टी के जो घड़े जिनमें आप पानी रखते हो ना रात को ठंडा होने के लिए, वो, ये सब क्या है हमें कहाँ से मिले हैं, बैराट सभ्यता से मिले हैं। इसके अलावा हमें अशोक का भाब्रू अभिलेख, अशोक का क्या मिला है, भाब्रू अभिलेख। और ये भाब्रू अभिलेख कहाँ रखा हुआ है वर्तमान में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के ऑफिस में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के ऑफिस में, बंगाल। और इसका ऑफिस कहाँ है, कलकत्ता में। तो कलकत्ता संग्रहालय में क्या रखा है आपके, अशोक का भाब्रू अभिलेख, अशोक के स्तंभ, अशोक के द्वारा निर्मित स्तंभ प्लस गोल मंदिर। और ये गोल मंदिर कहाँ पे है, यही बीजक पहाड़ी पे है। निर्मित स्तंभ, अशोक के द्वारा से मतलब अशोक नहीं आता है स्तंभ बनाने, उसके समय में बनते हैं। निर्मित स्तंभ प्लस में क्या मिला है हमें, गोल मंदिर। और गोल मंदिर कहाँ पे है आपकी, वही बीजक पहाड़ी पे है, गोल मंदिर। और एक फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है वो कहा है आपके ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग क्या कह रहा है, ह्वेनसांग कह रहा है कि यहाँ के बैल और भेड़ क्या हैं, प्रसिद्ध है। ह्वेनसांग ने यहाँ की बैल व भेड़ प्रसिद्ध बताई, प्रसिद्ध बताई। तो ये बात हो गई आपके बैराट सभ्यता की। दयाराम साहनी ने उत्खनन किया, 2 बार हुआ है ना, इसलिए याद रखना, पहले डी.आर. साहनी ने किया, उसके बाद नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने किया। ये तीनों क्षेत्र याद रखने हैं, बीजक पहाड़ी, भोमली डूंगरी और महादेव डूंगरी, ठीक है। और फिर ये चांदी के 8 पंचमार्क सिक्के, ये याद रखना है। इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं मिली है, ये भी याद रखना है, क्योंकि आजकल सिक्कों के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मेनांडर का सिक्का नगरी से मिला था, वैसे ही प्रश्न यहां से भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपके मिट्टी के बने पूजा पात्र, ये ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आपका ये अशोक का भाब्रू अभिलेख कहाँ रखा है, कलकत्ता संग्रहालय, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के ऑफिस में। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ह्वेनसांग, ह्वेनसांग ने क्या कहा कि यहाँ के बैल और भेड़ क्या है, प्रसिद्ध है। कि बैल और भेड़ क्या है, प्रसिद्ध है। तो ये बात हो गई आपके बैराट सभ्यता की, आप लीजिए स्क्रीनशॉट।
अब बात करेंगे दोस्तों हम इसके बाद बैराट के बाद बात करते हैं सीधे आहड़ की। जो हमारी मुख्य सभ्यताएं हैं उनकी हम बात कर रहे हैं पहले। तो आहड़ सभ्यता क्या है आपकी? आहड़ सभ्यता। और आहड़ सभ्यता का जो उत्खनन था, तो उत्खनन किसने करवाया था? आहड़ सभ्यता के उत्खनन से इंपॉर्टेंट कौन कौन है आपके? अक्षय कीर्ति व्यास, आरसी अग्रवाल और एचडी सांकलिया। ये तीन लोग क्या हैं? इससे संबंधित हैं। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आहड़ सभ्यता की। किसकी बात करते हैं? आहड़ की। आहड़ कहाँ पे है? वही आपका उदयपुर। ठीक है, अब आहड़ की बात कर लेते हैं। तो उत्खनन किस किसने किया? अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास ने कब किया? 1953 में। इसके बाद किया आपके आरसी अग्रवाल ने। मतलब इन्होंने नहीं, इनके निर्देशन में हुए हैं आरसी अग्रवाल। और फिर किसके निर्देशन में हुआ? आपके एचडी सांकलिया के। एचडी सांकलिया। तो आरसी अग्रवाल के निर्देशन में 1956 में हुआ और एचडी सांकलिया के निर्देशन में 1961 1962 1961-62 में हुआ आपके आहड़ सभ्यता का उत्खनन। आहड़ को क्या कहा जाता है? आपकी ताम्रवती नगरी। क्या कहा जाता है? ताम्रवती नगरी कहा जाता है। किसको? आपके आहड़ को। अब आहड़ के बारे में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं कि यहां से क्या मिला है हमें? बस्तियों के 8 प्रकार मिले हैं। क्या मिले हैं? बस्तियों के 8 प्रकार, यानी 8 प्रकार की क्या मिली है हमें? बस्तियां मिली हैं। और जो प्रकार नहीं, स्तर मिले हैं। क्या मिले हैं दोस्तों? स्तर। 8 स्तर मिले हैं। और जो चौथा स्तर है ना, चौथे स्तर से हमें क्या मिला है? चौथे स्तर से मिली है तांबे की 2 कुल्हाड़ी। क्या मिली है? तांबे की 2 कुल्हाड़ी। देखिए ताम्रवती नगरी है ना, इसीलिए हमें क्या मिल रहा है? तांबे की कुल्हाड़ी मिल रही है। क्या मिल रही है? तांबे की कुल्हाड़ी। दूसरा यहां से देखिए, यह है इंपॉर्टेंट, 1 से अधिक चूल्हे के साक्ष्य। 1 से अधिक चूल्हे के साक्ष्य। अब जहां 1 से अधिक चूल्हे के साक्ष्य मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? यह है संयुक्त परिवार। क्या है दोस्तों? संयुक्त परिवार। मतलब 1 से अधिक परिवार जब एक साथ रहते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं? ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार। तो जब काफी सारे लोग एक ही परिवार में रहेंगे तो उन्हें 1 से अधिक चूल्हे की क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब क्या है अगला? मकान जो है ना, इनके मकान जो है वो कैसे? धूप में सूखी हुई ईंटों से क्या है? निर्मित होते थे। तो इनके मकान हैं वो कैसे हैं? धूप में सूखी ईंट। देखिए हमारी जो आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता में मकान जो है वो धूप में सूखी ईंटों प्लस किससे? पत्थर से निर्मित थे। पत्थर से निर्मित, यानी यहाँ पे ईंट, भट्टे वाली ईंटें नहीं होती थी। ठीक है, और क्या है? गंदे पानी की नालियां। गंदा पानी निकालने की क्या है? मकानों में नालियां हैं। मतलब ड्रेनेज सिस्टम यहाँ भी क्या है? शानदार है। ड्रेनेज सिस्टम कैसा है? यहाँ का भी जोरदार है। इसके अलावा लाल काले क्या मिले हैं यहाँ पे? मृदभांड। लाल काले मृदभांड क्या मिले हैं दोस्तों? लाल काले मृदभांड। आपके आहड़ से क्या क्या मिला हमें? देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या? आहड़ में चूल्हे के साक्ष्य, संयुक्त परिवार। इसके अलावा ये है आपके लाल काले, रेड एंड ब्लैक मृदभांड है। इसके अलावा ये तीनों नाम तो हमें याद करने ही पड़ेंगे। और आहड़ को क्या कहता है? ताम्रवती नगरी। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या मिला है, तो उनके लिए हम ऊपर देखते हैं। अब इसका देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे और क्या क्या मिला है हमें। यहाँ पे मिली है हमें तांबे की 6 मुद्राएं मिली हैं, कुल्हाड़ियां, अंगूठियां, चूड़ियां। तांबे की 6 मुद्राएं क्या मिली है? तांबे की 6 मुद्राएं। इसके अलावा तांबे की ही कुल्हाड़ियां। ठीक है, इसके अलावा हमें तांबे की 6 मुद्राएं, तांबे की कुल्हाड़ियां, अंगूठियां, चूड़ियां, ये सब चीजें किसकी हैं? तांबे की है।
क्योंकि नगरी ही कैसी है, ताम्रवती नगरी है। इसके अलावा हमें क्या मिला है, चूड़ियां मिली हैं। चूड़ियों के अलावा हमें मिट्टी एवं पत्थर के क्या मिले हैं, मनके मिले हैं, पत्थर के मनके। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट आपके ये रंगाई छपाई व्यवसाय। रंगाई छपाई का क्या होता था, वहां पे व्यवसाय होता था। ये हमें साक्ष्य मिले हैं इनके कि यहाँ पे क्या है, रंगाई छपाई का क्या है, व्यवसाय होता था। इसके अलावा तोल व माप के बाट, तोल व माप के बाट। इससे क्या मिलता है हमें कि यहाँ पे क्या था, व्यापार वाणिज्य उन्नत है, उन्नत व्यापार वाणिज्य, उन्नत व्यापार वाणिज्य। तो ये क्या कह रहा है आपसे कि यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो मैंने बता ही दिया आपको। हमें तीनों के नाम याद रखने हैं। उसके बाद अब मैंने आपको बताया था एक वो संयुक्त परिवार चूल्हे का याद रखना है, रंगाई छपाई व्यवसाय याद रखना है, और तोल और माप के बाट याद रखने हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम। इसके बाद बात करते हैं अब आपके बालाथल की। किसकी बात करेंगे, बालाथल की। जो बालाथल है आपका, तो बालाथल कहाँ पे है आपके, वही उदयपुर। कहाँ पे है बालाथल, उदयपुर में है। इसका उत्खनन किसने करवाया था, वीएन मिश्र ने करवाया था बालाथल का उत्खनन। तो अब आइए देख लेते हैं हम बालाथल। बालाथल का उत्खनन किसने करवाया, आपके वीएन मिश्र ने करवाया। और ये कहाँ पे है आपके, ये है आपके वल्लभ नगर उदयपुर में। वल्लभ नगर कहाँ पे है, उदयपुर में है। और वीएन मिश्र ने इसका उत्खनन कब करवाया था, 1993 में। कब करवाया था दोस्तों, 1993 में। यहाँ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ से क्या मिला है हमें, नलकूप के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं, नलकूप के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे हम बागोर की। बागोर भी सभ्यता है राजस्थान में। तो बागोर जो है आपको पता होगा कि बागोर भीलवाड़ा से ही पशुपालन के क्या मिले हैं, प्राचीनतम साक्ष्य। तो क्या मिला है, पशुपालन का पहले तो उत्खनन ही देख लेते हैं ना। ये इसका उत्खनन भी किसने किया, वीएन मिश्रा ने किया। यही जो वीएन मिश्रा हैं इन्होंने ही किया। इसका उत्खनन कब हुआ था, आपके 67 से 70 के बीच, 1967 टू 70 के बीच हुआ। बागोर से हमें क्या मिला है, प्राचीनतम पशुपालन का साक्ष्य। पशुपालन का क्या मिला है हमें, प्राचीनतम साक्ष्य। कहां से मिला है, आपके बागोर से मिला है। ठीक है, इसके अलावा क्या मिला है, ये कहां है, कोठारी नदी पर, कोठारी नदी पर महासतिया नामक स्थल से क्या हुआ है, इसका उत्खनन हुआ है। बागोर सभ्यता का महासतिया नामक स्थल से इसका उत्खनन हुआ है। क्या हुआ है, उत्खनन हुआ है। इसके अलावा आपको यहां पे क्या मिलता है, आखेट के भी साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं दोस्तों, आखेट के साक्ष्य मिलते हैं। आखेट के अलावा यहां पे क्या है कि शव को उत्तर से दक्षिण दिशा में क्या है, लिटाने के साक्ष्य। उत्तर नहीं, उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाने के साक्ष्य। लिटाने के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, लिटाने के साक्ष्य। तो ये कहां से मिले हैं हमें, ये मिले हैं आपके बागोर से। बागोर देखिए, बागोर में इंपॉर्टेंट जितने इंपॉर्टेंट है वीएन मिश्रा है उनसे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे प्राचीनतम पशुपालन का साक्ष्य है, और या फिर ये क्षेत्र महासतिया या कोठारी नदी। इसके अलावा ये शव को उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाने के साक्ष्य बागोर से मिले, ये इंपॉर्टेंट है। और बालाथल में है आपके नलकूप के साक्ष्य। क्या मिले हैं, नलकूप के साक्ष्य। आप लें एक स्क्रीनशॉट।
अब इसके बाद हम बात करेंगे आपसे रंग महल की। किसकी बात करेंगे? रंग महल सभ्यता की। तो एक स्वीडन की पुरातत्वविद थी हन्ना रेड, मिसिज हन्ना रेड, श्रीमती हन्ना रेड। उनके निर्देशन में क्या है आपके ये जो रंग महल सभ्यता है, रंग महल सभ्यता का क्या हुआ? उत्खनन हुआ। क्या हुआ? उत्खनन। रंग महल कहाँ पे है? वही हनुमानगढ़ जहाँ पे कालीबंगा है। तो बात किसकी कर रहे हैं अब? रंग महल की। किसने किया? श्रीमती हन्ना रेड। देखिए इनका नाम भी क्या है? श्रीमती हन्ना रेड। और हन्ना रेड कहाँ की थी? ये स्वीडन की थी। कहाँ की थी दोस्तों? स्वीडन की। और इन्होंने कब करवाया था इसका? 52 से 54 में, 1952 से लेके 1954 के बीच रंग महल सभ्यता का उत्खनन। ये रंग महल कहाँ पे है? वही आपके सरस्वती व दृशद्वती नदी, दृशद्वती नदी, इनके क्षेत्र में क्या है? ये आपकी कौन सी सभ्यता है? रंग महल सभ्यता है। यहां से आपको क्या मिलता है? तो यहां से आपको मिलते हैं कुषाण शासकों के अवशेष। कुषाण शासकों के समय के वस्तुओं के क्या मिलते हैं? अवशेष, जिनमें क्या है? सिक्के व मोहर, सिक्के व मिट्टी की मोहर, मिट्टी की मुहरें। किसकी? आपके कुषाण शासकों की। इसलिए इसको कौन सी सभ्यता कहा जाता है? कुषाण कालीन सभ्यता। ये इंपॉर्टेंट है कि इसको कौन सी सभ्यता कहा जाता है? कुषाण कालीन सभ्यता। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? हन्ना रेड इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये आपका हनुमानगढ़ क्षेत्र, क्योंकि जब भी हनुमानगढ़ की बात आएगी तो आपके दिमाग में क्या आएगा? सीधे कालीबंगा आएगा। लेकिन रंग महल भी कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। कुषाण शासकों के यहाँ से क्या मिले हैं? कुछ चीजें मिली हैं। अब बात करते हैं हम ओजियाना। और ओजियाना कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। देखिए इसके बारे में कुछ खास ज्यादा पढ़ने का है नहीं। तो इसका उत्खनन कब हुआ था? उत्खनन 2000 में हुआ था। कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। 2000 से क्या है, कोई सोच लेता 2000 रुपयों में उत्खनन हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं नगरी सभ्यता की। नगरी कहाँ पे है? आपके चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में नगरी। नगरी एक इंपॉर्टेंट सभ्यता है, उसकी हम बात कर लेते हैं। बात कर रहे हैं हम नगरी की। नगरी कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़। अब नगरी का उत्खनन किसने करवाया था? तो 1872 में इसकी खोज की थी पहले तो कार्लाइल ने। खोज, देखिए खोज हुई अब किसके द्वारा? कार्लाइल द्वारा। यानी स्वतंत्रता से पूर्व ही खोज लिया गया। भाई अंग्रेज खोजेंगे तो कब खोजेंगे? स्वतंत्रता से पूर्व। अब इसका उत्खनन है 2 बार हो गया इसका भी। सबसे पहले आरजी भंडारकर साहब ने तो इसका उत्खनन कब करवाया? तो 1919-20 में करवा दिया इसका उत्खनन, 1919-20 में। उसके बाद आपके के सौंदरलाल ने, किसने? के बी सौंदरलाल, तो के बी सौंदरलाल ने उत्खनन करवाया। वो कब करवाया? 61-62 में। कब करवाया दोस्तों उत्खनन इसका? 61-62 में। अब नगरी है ना, नगरी, उसको पाणिनि की अष्टाध्यायी में नगरी को क्या कहा है? माध्यमिका। नगरी को क्या कहा है? माध्यमिका कहा है। नगरी को किसने कहा है? तो माध्यमिका किसने कहा है? पाणिनि ने। किसने कहा है? पाणिनि ने। और पाणिनि ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? अष्टाध्यायी। नगरी को क्या कहा है? आपके माध्यमिका कहा है। किसने कहा है? पाणिनि ने कहा है। कब कहा है? किसमें कहा है? अष्टाध्यायी में। इसके अलावा यहाँ क्या मिला है? लेख युक्त शिलाएं। क्या मिला है दोस्तों? लेख युक्त शिलाएं। कि यहाँ पे क्या मिला है? लेख युक्त शिलाएं मिली हैं। इसके अलावा मृण मूर्तियां मिली हैं, मिली हैं, प्रतिमाएं मिली हैं, ठीक है। अलंकरण युक्त ईंटें मिली हैं, अलंकृत ईंटें,
अलंकृत क्या मिली है, ईंटें मिली हैं यहाँ पे। गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष, आपको पता है ना सबसे पहले मंदिर भी कहाँ मिला था, गुप्त काल में ही मिला था। गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष, सबसे पहले मंदिर कब मिला था, गुप्त काल में ही मिला था। गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष, और इसके अलावा क्या मिला है, चक्राकार कुएं। क्या मिला है, चक्राकार कुएं, यानी कुआं कैसा है, यूं चक्कर के टाइप में घूमते हुए मिला है। तो ये क्या किसकी बात हो गई, आपके नगरी सभ्यता की। नगरी चित्तौड़गढ़ नगरी को क्या कहा है, माध्यमिका। आरएएस 2016 में प्रश्न भी पूछा था, ठीक है, माध्यमिका के बारे में। माध्यमिका क्या है, तो आरएएस 2016 का ही क्वेश्चन है, ठीक है, नगरी। और आरजी भंडारकर, केवी सौंदरलाल ने इसका उत्खनन किया है। खोज कार्लाइल ने 1872 में की थी। माध्यमिका किसमें कहा है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में। किसमें कहा है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में। ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि अभी इसकी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था 2020 के जनवरी में, वहां पे क्या पूछा था, मौर्य काल के मंडल कूप पूछा था। क्या पूछा था, मंडल कूप। अब क्या पूछ सकता है आपसे, चक्राकार कुएं। तो चक्राकार कुएं किसमें है, नगरी चित्तौड़गढ़ में। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, बस हमें ध्यान रखना चाहिए प्रश्न कहां से उठ करके आता है, ठीक है। ये बात हो गई नगरी की। अब जितनी भी आपके सामने मैं सभ्यताएं लिखूंगा उनमें कुछ खास नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी सभ्यताएं राजस्थान में मिली है, कहां से मिली है, कैसे मिली है, इतना सा बस ध्यान जरूर होना चाहिए। अब देखिए, आप नाम देख लीजिए बस इनके। तिलवाड़ा, तिलवाड़ा कहां से मिली है, लूणी नदी से। किससे मिली है, लूणी नदी। लूणी नदी कहां है, बाड़मेर। देखिए इनके तो केवल और केवल आपसे मैच करवा सकता है, जो मैच करवाता है ना कौन सी सभ्यता कहां से मिली है। तो तिलवाड़ा हो गई। एक हो गई आपकी बरोर, क्या हो गई, बरोर सभ्यता। बरोर कहां से मिली है आपके, सरस्वती नदी गंगानगर। सरस्वती नदी और श्री गंगानगर, ठीक है। ये हो गई आपकी बरोर। और बरोर में क्या मिला है, एक फैक्ट है इसमें, बटन के आकार की मोहर है। बटन के आकार की मुहरें, ये कहां से मिली है, आपके बरोर से मिली है। इसके अलावा है आपकी सुनारी सभ्यता। क्या है दोस्तों, सुनारी सभ्यता। अब सुनारी सभ्यता जो है, तो सुनारी सभ्यता आपके कहां से मिली है, कातली नदी झुंझुनू। कहां से मिली है, कातली नदी झुंझुनू से। कातली तो आपको पता है ना, झुंझुनू में कातली मतलब शेखावाटी में तो बहती है, सीकर झुंझुनू वाले क्षेत्र में। तो कातली नदी झुंझुनू, और किसमें है, खेतड़ी तहसील में। किसमें मिली है, खेतड़ी तहसील में। कौन सी आपकी, सुनारी सभ्यता। कौन सी है दोस्तों, सुनारी सभ्यता। इसके अलावा आपकी नोह सभ्यता। नोह सभ्यता, नोह सभ्यता आपके कहां से मिली है, इसका उत्खनन किसने करवाया, आरसी अग्रवाल ने। देखिए नोह सभ्यता का उत्खनन किसने करवाया, आरसी अग्रवाल ने। कब कराया, 63-64 में, 1963-64 में। कहाँ है ये, भरतपुर में है। कहाँ पे है, भरतपुर में है। इसमें क्या मिला है आपको, कुषाण नरेश हुविस्क। कुषाण नरेश हुविस्क, कुषाण नरेश हुविस्क एवं वासुदेव के क्या मिले हैं, सिक्के मिले हैं। ये पूछ सकते हैं दोस्तों कि हुविस्क और वासुदेव के सिक्के कहां से मिले हैं, नोह से मिले हैं। इसके अलावा लोहे के उपकरण, लोहे के उपकरण व चक्रकूपों के अवशेष, चक्रकूपों के अवशेष, तो ये कहां से मिला है, आपके नोहे से मिला है। नोहे के बाद अब जयपुर की जोधपुरा सभ्यता की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, जोधपुरा सभ्यता। और जोधपुरा कहां पे है, आपके जयपुर में। कौन सी नदी है, साबी नदी। क्या है, साबी नदी पर एक सभ्यता पाई गई है, नाम है उसका जोधपुरा। जोधपुरा, जोधपुरा कहां है, साबी नदी पर। और साबी नदी कहां पे है, जयपुर में। कहां पे है दोस्तों, जयपुर में है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं नलियासर जयपुर की।
नड़ियासर सभ्यता, नड़ियासर भी कहाँ मिली है? आपके जयपुर में मिली है। कहाँ पे मिली है? जयपुर में। अब बात करते हैं नगर सभ्यता की। नगर कहाँ पे है? टोंक में। कहाँ पे है? टोंक में। अब यहाँ क्या मिले हैं? यहाँ मिले हैं 6000 मालव सिक्के, 6000 मालव सिक्के। कहाँ से? आपके नगर टोंक से। अब बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट आपका रैड। क्या है? रैड। और रैड कहाँ है? निवाई टोंक, निवाई टोंक। अब आपका जो रैड है ना, रैड की जो खोज है के.एन. पुरी ने की, सॉरी उत्खनन किसने करवाया? के.एन. पुरी ने। कब करवाया? 1938 में। अब ये जो रैड है ना, यहाँ पे क्या मिला है आपको? 115 घेरेदार कुएं, घेरेदार कुएं कितने मिले हैं? पूरे 115 घेरेदार कुएं और 3000 आहत मुद्राएं। क्या मिली हैं? आहत मुद्राएं। ठीक है। इसके अलावा आपको क्या मिला है? लोहे के आकार के, सॉरी लोहे के औजार मिले हैं। क्या मिले हैं? लोहे के औजार क्या मिले हैं? अत्यधिक लोहे के औजार अत्यधिक मिलने के कारण, इसको क्या कहा है? राजस्थान का टाटानगर मिलने के कारण रैड को राजस्थान का टाटानगर भी कहा जाता है। प्राचीन राजस्थान का टाटानगर भी कहा जाता है। टाटानगर भी कहा जाता है। तो ये बात हो गई आपके रैड की। देखिए रैड में इंपॉर्टेंट क्या है कि रैड कहाँ है? निवाई में। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है? इसको राजस्थान का प्राचीन राजस्थान क्या कहते हैं? टाटानगर। तो दोस्तों ये राजस्थान की सभ्यताएं थी। सभ्यताओं का मैंने आपको परिचय करवा दिया। देखिए सभ्यताओं का टॉपिक ज्यादा कुछ हंसी मजाक का या कुछ बताने का स्पेशल होता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें होता है ज्यादातर फैक्चुअल चीजें। फिर भी मैंने मेरी पर्सनल जानकारी के हिसाब से आपको बहुत बेहतर पढ़ाने की कोशिश की है। तो दोस्तों अगर ये मेरी क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करना, इसे आप जितना हो सके शेयर करना। और अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर देना। दोस्तों घर पे रहो, पढ़ते रहो, पटवारी और राजस्थान के सभी एग्जाम्स की तैयारी करते रहो। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।